जो लोग जापान जाना चाहते हैं और जिनका वीज़ा जापान का लग चुका है, वो तमाम लोग इस वीडियो को तवज्जो से सुने। जापानीज़ खुद कह रहे हैं, अगर वीज़ा लग गया, गारंटी नहीं कि एयरपोर्ट पर एंट्री मिले। जापान में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको किन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है? आप इस वक्त कहाँ हैं? हिरोशिमा? नहीं, आप नरीता एयरपोर्ट खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जापान जाना चाहते हैं और वहां जाकर एयरपोर्ट की डिपोर्टेशन से बचना चाहते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीज़ा लगने से लेकर जापान के एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से आगे इमिग्रेशन ऑफिसर से मुलाकात तक आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना और डिपोर्टेशन से आपको कैसे बचना है। यह वीडियो बड़ी अहम है। जिनका वीज़ा लग चुका है जापान का और वो ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, और जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा लगने के बाद जो उनको एयरपोर्ट पर जिन हालात का सामना करना है, उसके बारे में ये वीडियो है, क्योंकि जापान से डिपोर्टेशन एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा हो रही है। काइंडली अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और काइंडली इस वीडियो को अगर आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके वजह से किसी और का भी फ़ायदा या भला हो जाए। तो जी, बगैर वक़्त ज़ाया किए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाज़रीन। व्यूअर्स, आजकल जापान के एयरपोर्ट से जो है बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन का जो एयरपोर्ट की इमिग्रेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ़ है। टफ़ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ है। यकीन करें, जापानीज़ लोग खुद कह रहे हैं, वीज़ा ऑफ़िसर्स या ये एयरपोर्ट के जो लोग हैं वो खुद कहते हैं जी, कि वीज़ा तो आपको शायद मिल जाए आसानी से हाई कमीशन से, जो भी हमारा मिशन बैठा हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट पर आकर इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपको एंट्री दे या ना दे, इस बात की जापानीज़ हम लोग गारंटी नहीं देते। तो इस पर हमने आज तफ़सील से बात करनी है। देखिए जी, आजकल जापान की वीज़ा रेशो बीइंग अ टूरिस्ट बहुत अच्छी जा रही है, रीज़नेबली बेहतर जा रही है। आइडियल टाइम है जी, नॉर्मली 14 दिनों में आपका जो है, आपको जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको विदिन 14 डेज़ रिप्लाई आ जाता है। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 2 वीक्स में वो आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन कर देते हैं। आजकल जी, इसकी जो एप्लीकेशन है, पाकिस्तान से अगर मैं बात करूँ तो वीएफएस ही इसको डील कर रहा है। आगे अगली बात जो है बड़ी अहम है, प्लीज़ इसको सुन लें, इस वीडियो को सेव कर लें। जापान के लिए ट्रैवल प्लान और होटल बुकिंग बहुत ही अहम पार्ट है। वो कैसे है, वो मैं आपको ये भी आगे चलकर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एंड पर जब मैंने आपको पता चलना है कि जी होटल बुकिंग का ये मसला था, हम डिपोर्ट हो गए, तो काश हम ये कर लेते। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। एक आइडियल ट्रैवल प्लान जो है जापान के लिए, 7 से मैक्सिमम 8 दिन एक आइडियल प्लान है जो मैं समझता हूँ। इसमें आपने ट्रैवल प्लान में करना क्या है, आपने जगहों के नाम लिखने हैं, विज़िट करने की टाइमिंग टाइमिंग लिखनी है और डेज़ लिखने हैं, डेट्स लिखनी है। इन चीज़ों को आपने प्रॉपर मेंशन करना है, चाहे आप खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं। बराए करम दोबारा सुन लें। जगहों के नाम, विजिट करने की टाइमिंग ट्रैवल प्लान पर मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर डेट्स, डेज, हर चीज जो है एक टेबल के चार्ट में मेंशन होनी चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो असल चीज व्यूवर जो है आपकी वहां से शुरू होती है। अब जब आप एयरपोर्ट पर जहाज रुकता है, आप उतरते हैं, आप जब उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं, वहां से जब इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी इमिग्रेशन वीजा ऑफिसर से मुलाकात होती है, वहां पर सबसे पहले आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। मैं इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ मुंसलिक है वो अपनी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पेड कॉल सेशन मुझसे लेते हैं। तो मैं इसलिए अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों की वजह से ही नॉलेजेबल हूँ। तो मैं अपना ही नॉलेज जो आप लोगों ने मुझे दिया दोबारा ही आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो जाए। देखिए जी, पासपोर्ट आपका इमिग्रेशन काउंटर पर ले लिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपसे नॉर्मली कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं और फिर आपकी एयरपोर्ट पर ही एक पिक्चर ली जाती है। ये करंट सिनेरियो जो है वो चल रहा है। अगर इस दौरान वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो गया है,
तो यहाँ पर आपको फ़ौरन दूसरे कमरे में ले जाएँगे और वहाँ से आपसे डिटेल क्वेश्चनिंग होगी। परेशान नहीं होना, डिटेल क्वेश्चनिंग का ये मतलब नहीं है कि अब आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपने डटे रहना है। अब क्या करना है आगे, अब आप सुन लें ज़रा। अब जब आपको एक अलहदा रूम में अगर किसी को खुदा ना ख़वास्ता ले ले जाया जाता है, वहाँ से आपसे सिर्फ़ नॉर्मल क्वेश्चनिंग होगी। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ रुकेंगे? आपका पाकिस्तान या इंडिया में बिज़नेस या जॉब क्या है? आपकी सैलरी कितनी है? पहले कौन-कौन से कंट्रीज़ में गए हैं? उस कंट्री जिन कंट्रीज़ में गए हैं कोई पिक्चर दिखाएँ, कोई वीडियो दिखाएँ। इन सब सवालों के एक्टिव होकर आपने जवाब देने हैं और फेशियल एक्सप्रेशन ठीक रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, ये जितने भी मैंने ये सवाल आपको बताए हैं, जग अगर आपसे ये किए जाएँ, तो इसमें कोई नई बात है? कोई नई बात तो नहीं है ना? ये तो वही चीज़ है ना, आपकी प्रोफ़ाइल के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा जी, कम से कम ये तैयारी आपने ज़रूर करें कि जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं, उन जगहों के नाम और उन जगहों की अहमियत के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टोक्यो टावर है, ये डिज़नीलैंड है। आप अगर जाना चाह रहे हैं डिज़नीलैंड में, तो आपको उस डिज़नीलैंड में आप क्या देखना चाहते हैं जी? आप कौन-सी राइड ऐसी लेना चाहते हैं? अब अगर कोई डिज़नीलैंड अगर किसी को एक्सपीरियंस है, देखिए जी, तो वो उधर वॉल्ट डिज़नी स्टूडियो है, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं जी, मैंने वहाँ पर स्टंट्स देखने हैं जी। आप ये कह सकते हैं जी, मैंने वो क्या है, रोलर कोस्टर है, मैंने कभी रोलर कोस्टर की राइड नहीं की है, हमारे मुल्क में रोलर कोस्टर या ऐसी राइड्स हैं ही नहीं। मैं अंदर का एनवायरनमेंट देखना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपकी ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ लोगों को नाज़रीन व्यूअर्स मुझे बताया भी है जिनकी डिपोर्टेशन हुई है, जिन्होंने अपने पेड का सेशन लेकर मुझसे डिस्कशन किया। कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर रोका भी गया है और उन्होंने बताया है कि जी, हमसे ये सवालात हुए, जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किए हैं। इसके अलावा शो मनी के बारे में भी पूछा गया और बाद में इंटरव्यू के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप लाज़मी ही रिपोर्ट होंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनिंग हुई डिटेल से, वीज़ा ऑफ़िसर इमिग्रेशन ऑफ़िसर सैटिस्फ़ाई हो गया, उसने आपको छोड़ दिया। अच्छा, जब भी इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपसे सवाल करे तो सेम टाइम पर आपने जवाब देना है। एक साहब ने बताया जी कि उनसे सवाल क्या हुआ जी, इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मुझसे पूछा कि जी आप इस वक़्त किस एयरपोर्ट पर खड़े हैं? उससे मुझसे पूछा, इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मुझसे पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया जी कि मैं तो इस वक़्त हिरोशिमा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने कहा, मोहतरम आप इस वक़्त नरीता एयरपोर्ट पर खड़े हैं। अब जब ऐसे लोग, ऐसे बंदे फिर जब डिपोर्ट होते हैं ना, फिर वो कहते हैं जी कि जी वहाँ पर एयरपोर्ट पर सख्ती बड़ी है जी, हमसे तो बड़ी क्वेश्चनिंग हुई, तैयारी खुद नहीं की होती। जा ओसाका रहे हैं या टोक्यो रहे हैं, बता रहे हैं कि जी मैं तो इस वक़्त नागोया में खड़ा हूँ, मैं तो इस वक़्त फलाने शहर में खड़ा हूँ। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर वीज़ा ऑफ़िसर को तो डाउट होना ही है ना। यहाँ से अच्छा जी, अब यहाँ तक आपकी अगर क्लियरेंस हो जाती है, अब यहाँ से क्लियरेंस के बाद आपने अपना करना है सामान कलेक्ट। नेक्स्ट प्रोसीजर है जी सामान कलेक्ट। अच्छा, ये भी एक बड़ा कठिन मरहला है क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में आप इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सामान एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जापान एक अलग ही दुनिया है। जापान की इमिग्रेशन का सिस्टम काफ़ी टफ है। अब जब आप सामान कलेक्ट करते हैं ना जब व्यूअर्स, उसके बाद वहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट जो खातिर तवाज़ी है ना वो डॉग्स करते हैं। डॉग्स जो हैं वो आपसे आपकी और आपके सारे सामान की इंस्पेक्शन करता है। यहाँ से डॉग्स क्लीयरेंस के बाद आपको फिर एक और मरहले का सामना है। ये तीसरा मरहला अब आ रहा है जी आगे, वो आगे जाकर आपको फिर एक डोर मिलेगा एयरपोर्ट पर और वहाँ पर भी ऑफ़िसर्स खड़े होते हैं, इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स। वो फिर अगर तो वहाँ पर ऑफ़िसर खड़े होंगे, वो फिर आपसे अगर उनको कोई डाउट हो गया, वो आपसे पासपोर्ट डिमांड करेंगे आपसे। वो आप पासपोर्ट तो आपने दिखाना ही दिखाना है, वो आपसे पासपोर्ट डिमांड करेंगे। पासपोर्ट देखने के बाद अगर उन्हें खुदा ना खास्ता कोई डाउट हो गया आप पर, तो फिर आपकी फिर दोबारा से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, जो आपकी एयर इमिग्रेशन काउंटर पे हुई थी। फिर क्वेश्चनिंग शुरू होगी, फिर आप आंसर करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है, अगर आप क्लियर होते हैं, फिर यहाँ से आपका जो है एक्चुअल एग्ज़िट होगा। ये प्रोसेसेस हैं, ये मैंने आपको सारे बता दी हैं। अब जो है मैं आपको कुछ और बड़ी अहम बातें बतानी हैं, जब आपका जापान का वीज़ा लग जाए ट्रैवल करने से पहले। देखिए, अब आपका वीज़ा लग गया, आपको मुबारक हो। अब आपने क्या काम करना है, आपकी जो होटल बुकिंग है, अगर वो डमी होटल बुकिंग है या कन्फर्म है, आप उसको पेड करें।
आप जितने दिनों का ट्रैवल प्लान है आप परचेज कर लें होटल बुकिंग। आगे चलकर बताता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद आपकी जो रिटर्न टिकट है वो भी आप पेड कर लें वीज़ा लगने के बाद, ट्रैवल से पहले। अच्छा, उसके बाद जो है डे टू डे ट्रैवल ट्रैवल प्लान याद रखें, जगहों के नाम याद रखें, उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो जगह आप बता रहे हैं वहाँ पर कैसे आप पहुँचेंगे? ये एयरपोर्ट पर भी आपसे सवाल किया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने तौर पर ज़हन में कलेक्ट करनी है और ये कलेक्ट करके अपने दिमाग में लेकर जाएँ। जापान इन्हीं चीज़ों से आपसे क्वेश्चन करता है कि अगर होटल का आपसे क्वेश्चन अगर हो गया, यहाँ पर बड़ी गौरतलब बात है, अगर होटल बुकिंग का क्वेश्चन आपसे हो गया, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने आपके होटल पर कॉल लाज़मी करनी है। और अब यहाँ पर जो डिपोर्टेशन हो रही है ना लोगों की, ये ज़रा सुन लें। अब लो नॉर्मली होता क्या है, लोग करवाते हैं 1 या 2 दिन का होटल बुक, क्योंकि अक्सर लोगों के वहाँ पर रिश्तेदार या दोस्त या रिलेटिव रहते हैं। वो कहते हैं जी आप मैक्सिमम 1 से 2 दिन की जो है ना होटल बुकिंग ले लें, उसके बाद आपने हमारे पास ही तो रहना 7-8 दिन। जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होटल पर कॉल करेगा, तो वहाँ पर आपकी निकलनी है बुकिंग 1 दिन की या 2 दिन की। तो फिर आप यहाँ पर पड़ जाएँगे झूठे और आपने उनको कहा होगा जी मेरा होटल पूरा बुक है जी 7-8 दिन का, कॉल में पता चलेगा 2 दिन का बुक है। स्ट्रेट अवे डिपोर्टेशन, रिमूवल। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। देखें, जब आपका वीज़ा कन्फर्म हो जाता है, आप अपना 10 या 20 हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपने आप को डिपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जब आपका वीज़ा लग जाए, आप मुकम्मल जितने भी आपके 7, 8, 10 दिन हैं, उसकी पेड होटल बुकिंग खरीद लें। ये आपके लिए वर्थवहाइल है और पेड रिटर्न टिकट भी खरीदें। अपने ट्रैवल प्लान की चीज़ें याद रखें। अगर पूछा जाए, अगर आपसे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे कि जी फलानी जगहों को आप विज़िट करने जा रहे हैं, तो कैसे करें? तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि आप टैक्सी का ना कहें कि आप टैक्सी में जाएँगे। नॉर्मली टोक्यो या ओसाका वगैरह के शहरों में टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप चाहें तो कह दें, लेकिन ये मैं आपको एक पर्सनल अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। आप उन्हें ये कहेंगे जी अगर मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एयरपोर्ट से ये ट्रेन लूँगा या मैं जहाँ से होटल से अपना एड्रेस है, वहाँ से मैं ये ट्रेन लूँगा, उसके बाद ये मेट्रो लूँगा, ये 2-3 ट्रेनें मेट्रो क्रॉस करके, चेंज करके मैं फलानी जगह पर पहुँचूँगा। इससे इमिग्रेशन ऑफिसर को ये फ़ील होगा कि यार ये वाक़ई प्रॉपर एक टूरिस्ट है, टूरिज़्म के लिए आया है और ये एक्सपीरियंस्ड बंदा है और ये जो है ये वेल प्रिपेयर्ड और वेल प्लान्ड करके आया है। तो ऐसी चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी हैं। तो ये थी जी हमारी जापान की वीडियो, मैंने कम्प्रिहेंसिव बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप ज़हन में कोई हो तो आप सिर्फ़ कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए, आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं जापान के हवाले से, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए जिसके भी हवाले से, तो आप 30 मिनट का पेड कॉल सेशन हमसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। हम नॉर्मल चार्जेज़ लेते हैं, ज़्यादा चार्जेज़ नहीं लेते। उससे ये होगा कि आप अपना सारा केस डिस्कस कर लेंगे। बाज़ का थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत बड़े पैसों के नुकसान से और इमिग्रेशन हिस्ट्री को ख़राब करने के नुकसान से भी बच जाते हैं। तो एक सेकंड ओपिनियन, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही लें, आप किसी और कंसल्टेंट से भी ले सकते हैं। तो जब 1 या 2 या 3 ओपिनियन लेकर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसमें आप में खैर व बरकत होगी और ये सुन्नत भी है कि जी कोई भी काम करने से पहले आप 2-3 लोगों से मशवरा कर लेना अच्छा होता है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।